पोल के सर्वे में गुजरात में फिर भाजपा, हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला, तो आपकी झाड़ू नहीं दिखा पाई कमाल। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान संपन्न, पीएम ने कतार में लगकर डाला वोट, साबरकांठा में सबसे ज्यादा हुई वोटिंग। सदाशर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म, ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत, 70% से ज्यादा मतदान, 8 दिसंबर को होगी मतगणना। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण, झालरापाटन के चंद्रभागा में राहुल गांधी ने की नुक्कड़ सभा, कहा महंगाई ने तोड़ी लोगों की कमर। उदयपुर में राजस्थानी रंग में दिखे G20 देशों के शेरपा, विदेशी मेहमानों ने बंधवाए राजस्थानी साफे, 20 किलो वजनी साफा रहा आकर्षण का केंद्र। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत कायम, लगातार 9वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 18 प्राइम का, जिसमें मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और हम आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरों के साथ ही आज प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। आज बात हम करेंगे देश की खबरों की, तो यहां पर गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान संपन्न हुआ है, इसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसके साथ ही राजस्थान के चूरू जिले में सरदार शहर उपचुनाव के लिए भी मतदान संपन्न हो गया, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अब नतीजों का इंतजार होगा। इसके साथ आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो राजस्थान में लगातार जारी है, और इसके साथ ही G20 के शेरपा बैठक में आज क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज बने रहिए न्यूज 18 प्राइम के साथ में, और सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता की साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा दिन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का यह उत्सव है, इसे मतदाताओं ने उमंग के साथ मनाया, मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं, मैं चुनाव आयोग को भी बधाई देता हूं। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला। इस दौरान शाह ने कहा कि मैं सभी से वोट डालने की अपील करता हूं, खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवा लड़के लड़कियों को वोट डालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए गांधीनगर के रायसेन प्राइमरी स्कूल में अपना वोट डाला। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के समापन के बाद मतदान अधिकारियों ने ईवीएम और वीवीपैट को सील किया। सभी मतदान केंद्र पर ईवीएम और वीवीपैट को सील किया गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सीट पर भी आज उपचुनाव हुए हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वोट डालने सैफई पहुंचे और पत्नी डिंपल की जीत का दावा किया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी उपचुनाव अच्छे वोटों से जीत रही है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाजपा गलत तरीके से चुनाव लड़ रही है और चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें इसका जवाब मिलेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुलायम सिंह यादव 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को यह जानकारी दी कि उनके पिता का सिंगापुर में
गुर्दा प्रतिरोपण का ऑपरेशन सफल रहा। दिल्ली में आज वायु की गुणवत्ता सूचकांक 372 यानी कि बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। खराब हवा में दिल्ली के लोगों को सांस लेनी मुश्किल हो रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उस याचिका पर विचार करने के लिए कहा है जिसमें सभी राज्यों में मृत शरीर के अंगों के प्रतिरोपण से संबंधित नियमों में एकरूपता की मांग की गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बंद कमरे में रखे ड्रम से महिला के शरीर के कटे हुए अंग मिले हैं। घटना मधुरवाड़ा की है। पुलिस को शक है कि महिला का शव 1 साल से ज्यादा वक्त से यहां पर पड़ा हुआ है। मकान मालिक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के उत्तर दिल्ली में शास्त्री नगर में 4 मंजिला इमारत गिर गई। आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। यहां पर दरअसल इस इमारत में पहले आग लगी थी। पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि की है। बिहार के सुपौल में सड़क हादसे में बैंगन से भरा हुआ एक वाहन पलट गया। इसकी जानकारी मिलते ही बैंगन लूटने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। वाहन चालक लोगों को मना करता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। असम में गुवाहाटी के वशिष्ठ अमृत नगर नेपाली बस्ती इलाके में आग लगी। आग से कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और किसी के भी अभी तक हताहत होने की खबर नहीं है। उधर झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा की। झालरापाटन के चंद्रभागा चौराहे पर राहुल गांधी ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। 60 घंटे बाद आखिरकार गैंगस्टर राजू थेत का पोस्टमार्टम कर दिया गया। गैंगवॉर में राजू को 20 से 25 गोलियां लगी थी। वहीं कोर्ट ने आरोपी मनीष जाट और विक्रम गुर्जर को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए आखिरकार मतदान संपन्न हो गया। सभी उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 8 दिसंबर को चूरू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी। न्यायिक कर्मचारी संगठनों का हल्ला बोल देखने को मिला, जहां प्रदेश भर के साथ ही अलग अलग जिलों में भी कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। कामकाज ठप रहा। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहा। राजस्थान के बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के सचिवालय में एक बातचीत हुई है। इस वार्ता में चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पृथ्वीराज और अन्य अधिकारियों के साथ सचिवालय में बेरोजगारों के 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मंथन किया। देश की अध्यक्षता में G20 देशों की पहली शेरपा मीटिंग आज फतेह प्रकाश होटल के दरबार हॉल में शुरू हुई। इस बैठक में भारत सरकार के शेरपा अमिताभ कांत ने दुनिया के विभिन्न देशों से आए मेहमानों का उदयपुर और राजस्थान की धरती पर जोरदार स्वागत किया। अब बात करते हैं सराफा बाजार की, जिसमें आज सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली है। IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 5 दिसंबर को सराफा बाजार में सोना 316 रुपए महंगा होकर के 53,972 रुपए पर पहुंच गया है। भारत में कम पेट्रोल डीजल के दाम हो सकते हैं और तेल उत्पादक देशों ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें रूस के तेल पर मूल्य सीमा लागू होने जा रही है। ऐसा हुआ है भारत के लिए खुशखबरी की खबर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, गुजरात चुनाव की बात करेंगे और गुजरात के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार को वोटिंग आखिरकार संपन्न हुई और इसके बाद अब हर किसी की निगाहें एग्जिट पोल पर हैं। मध्य और उत्तर गुजरात की 93 सीटों पर सोमवार को हुई वोटिंग में 58.4% लोगों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। राज्य में इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। जिन 93 सीटों पर आज वोटिंग हुई है उसमें करीब 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें अहमदाबाद की 16 सीटें भी शामिल है। ये सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जाती है और पिछले 3 दशकों से इन पर इसका दबदबा रहा है। तो आखिरी चरण में 93 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। चिटपुट घटनाओं को छोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 60% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। अब 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उससे पहले एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आखिरकार
किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। एक नजर गुजरात चुनाव पर आ रहे एग्जिट पोल पर डालिए कि किस तरीके से कौन सा पोल क्या कह रहा है। न्यूज 18 इंडिया का पोल जो कह रहा है कि बीजेपी को गुजरात में 132 सीटें मिलने जा रही है, ये आप सबसे पहले देखिए। कांग्रेस को 39 और आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटें हो सकती है और अदर्स के खाते में 4 सीटें जाने की संभावनाएं हैं। वहीं टीवी 9 का जो पोल है अब वो 125 से लेकर के 130 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीटें दिखा रहा है। कांग्रेस पार्टी को 40 से 50 के बीच में मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 3 से 5 के बीच में और अदर्स में 3 से 7 के बीच में। इसके बाद इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है अब वो 128 से 148 के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खाते में 30 से 42 के बीच में, और इसी तरह से आम आदमी पार्टी को 2 से 10 सीट तक और अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं है। बाकी दो सर्वे पर भी नजर डालिए कि 117 से 140 के बीच में और बीजेपी की सीटें बताई जा रही है। कांग्रेस की 34 से लेकर 51 के बीच में है, आम आदमी पार्टी 6 से 13 के बीच में। तो इस तरह से, लेकिन सबसे ऊपर आप देखिए न्यूज 18 इंडिया का सर्वे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 132 सीटें जाती हुई गुजरात में दिखाई दे रही है। और अब एक नजर हिमाचल के एग्जिट पोल पर भी डालिए। न्यूज 18 इंडिया का सबसे पहला पोल, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में हिमाचल में कुल 37 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहां पर कांग्रेस की अगर बात करें हिमाचल में, तो कांग्रेस के खाते में 29 सीटें जाती हुई एग्जिट पोल के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 और अदर्स के खाते में 1। इसी तरह से आप इसको नीचे के जो एग्जिट पोल है इसके आधार पर भी देख सकते हैं, जैसे 24 से 34, 32 से 40 भारतीय जनता पार्टी खाते में, और एक दूसरे एग्जिट पोल में पी मार्क जो है वो 34 से 39 सीटें, ईटीजी जो है टीएनएन वो 38 सीटें बीजेपी खाते में देता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। आज अपराह्न पार्टी के मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंचे थे। इस महत्वपूर्ण बैठक का औपचारिक उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बैठक को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए रमन सिंह ने कहा कि निर्णय लिया गया है कि बीजेपी देश भर में G20 को लेकर के एक अभियान चलाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दिनों की इस बैठक में आगे होने वाले चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई है, साथ ही बूथ सशक्तिकरण को लेकर के भी बात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने इस बैठक का शुभारंभ किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन होने की जानकारी है। लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी डोनेट की है। ऑपरेशन के बाद लालू यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वहीं लालू के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर बिहार के कई शहरों में उनके समर्थकों की ओर से पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और लोग उनकी अच्छी सेहत की कामना कर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। सिंगापुर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल रहा है। लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी ने अपना किडनी डोनेट किया है। लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल होने को लेकर उनके छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी। तेजस्वी ने लिखा कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों ही स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी अपने पिता के जल्द स्वस्थ होने के लिए अपने पटना आवास पर महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक का पूजा आयोजन किया। भगवान से मांगा पिताजी के लिए कि जल्द से स्वस्थ हों और हम हमारे यहाँ घर पे यहाँ पे पधारें, बिहार में आए। पूरी बिहार की जनता अभी जो कि और खासकर पूरे देश में, खासकर सिंगापुर में भी जो बिहारी लोग हैं, तमाम लोग, सब लोग पिताजी के लिए दुआ करने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कहा कि करोड़ों लोगों की दुआएं काम आ रही है और लालू प्रसाद जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच आएंगे। एक तो पूरा देश और पूरा बिहार अपने कमजोर गरीब मजलूमों के नेता लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य की कामना करता है।
डॉक्टर का कौशल और करोड़ों लोगों की दुआ हम सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वस्थ होकर अपने बीच में पाएंगे। सिंगापुर में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद वे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। लालू प्रसाद के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर बिहार के कई शहरों में उनके समर्थकों ने हवन पूजन किया। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के शास्त्री नगर में सोमवार को एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। पुलिस के मुताबिक इमारत के गिरने की घटना का वीडियो सामने आया है और दिल्ली पुलिस के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। इमारत के गिरने के बाद पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे हैं। इमारत के गिरने के बाद आसपास के इलाके को सील किया गया ताकि मलबे को यहां से हटाया जा सके। ये तस्वीरें जिसकी पुष्टि पुलिस की ओर से की गई है। तो वहीं बिहार के सुपौल में एक सड़क हादसे में बैंगन से भरा हुआ वाहन पलट गया। उसके बाद क्या हुआ वो अपनी टीवी स्क्रीन पर जरा खुद देखिए कि इसकी जानकारी जैसे ही लोगों को मिली तो यहां पर बैंगन लूटने वालों की भीड़ लग गई। वाहन चालक लोगों को बार बार मना करता रहा कि उसके बैंगन नहीं लूटें, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। लोगों को जहां से जितने बैंगन हाथ लगे वो ले जाता हुआ दिखाई दिया। और इससे भी हैरानी वाली बात तो यह है कि कई लोग बैंगन से भरे बोरे अपनी साइकिल पर रख करके ले गए। अब जब ये वीडियो सामने है कई तरह की चर्चाएं हैं। इसके बाद वाहन चालक ने बैंगन लूट की सूचना पिपरा थाना पुलिस को दी। पुलिस वहां पर पहुंची और सभी लोग माने और वहां से भाग खड़े हुए। थाने के एएसआई ने यह बताया कि गाड़ी पलटने की सूचना मिलते ही पुलिस दलबल के साथ पहुंच गई थी। बैंगन लूटने की बात सामने आई है। चालक समेत सभी लोग इस हादसे के बाद हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि देश के विभिन्न प्रदेशों में काटकर हत्या के मामले सामने आने लगे हैं। ताजा मामला बिहार के भागलपुर जिले का है, जहां पर 42 साल की एक विवाहिता महिला नीलम यादव को दिन दहाड़े चाकू मारकर घायल कर दिया गया और उसके शरीर के अंगों को काट दिया गया। भागलपुर के पीर पैंती बाजार सिंधिया पुल के पास में शनिवार को शकील नाम के इस व्यक्ति ने निर्दयता से और अमानवीयता के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जिस शकील ने नीलम यादव के दोनों हाथ काट दिए, जिस शकील ने नीलम यादव के शरीर को अनगिनत घाव दिए, जिस शकील ने नीलम यादव को चीर कर रख दिया, जिस शकील ने नीलम यादव को तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया, उस शकील को फांसी दो। नीलम यादव की निर्मम हत्या ने पूरे बिहार को सन्न कर दिया है। देश अभी श्रद्धा के दर्द से उभरा भी नहीं कि शकील मियां नाम के निर्दयी कातिल ने निर्ममता की सारी हदें पार कर दी, उसी वारदात की पुनरावृत्ति कर दी, पर अब वो गिरफ्त में है। पैंती थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतिका के परिवार वालों ने 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि महिला और जो अभियुक्त है उनके बीच में पहले से घनिष्ठ संबंध रहा था। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र में हुआ ये मर्डर हृदय को हिला देने वाला है। आरोप है कि सरेआम इस वारदात को अंजाम देने वाला शकील नीलम यादव बुरी तरह नजर गड़ाए हुए था और इसी विरोध करने पर उसने उसके हाथ काट डाले। अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में है और मांग उठ रही है कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। इस जघन्य घटना में मृतक महिला के अपराधियों को पकड़ना चाहिए और इसको फांसी पर से लटकाने से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी से अपील है कि महिला और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रदान करें।
बीजेपी ने नीलम यादव के कातिल को फांसी पर चढ़ाने के अलावा परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। सत्ता पक्ष भी इस जघन्य हत्याकांड से स्तब्ध है। उसका साफ कहना है कि दोषी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जो लोग इस घटना में संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। यही नहीं बल्कि एक समय सीमा के अंदर इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और दोषी जो भी होंगे उनको कड़ी सजा दिलाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस मामले में संकल्पित हैं कि अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी और किसी भी परिस्थिति या स्थिति में वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शकील मियां को नीलम यादव की हत्या का मुख्य आरोपी माना गया और उसे धर दबोचा गया। पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड की गंभीरता को लेकर वो बेहद संजीदा है, लेकिन ये संजीदगी तब तक अधूरी है जब तक नीलम यादव के परिवार को संपूर्ण न्याय नहीं मिल जाता और ये न्याय पुलिस को ही दिलवाना है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक